हेलो बच्चों, आपके क्लास टीचर अखिलेश मौर्य सर। आज हम आप लोगों को इतिहास के साधन, इतिहास के विषय में हम जानकारी देंगे। इतिहास के साधन, यह पाठ हम लोग 7वीं में भी पढ़ चुके हैं और वही पाठ हमें 8वीं में भी पढ़ाया जाएगा। थोड़ा यहाँ उससे अधिक जानकारी हमको सीखने को, समझने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, 5वीं में हम लोग प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था। फिर 7वीं में हम लोग आए तो मध्यकालीन कालखंड का के विषय में हम लोग पढ़ाई किए। मध्यकालीन कालखंड का मतलब ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उसका अंत हो गया। इसे हम अब इतिहास के साधन में भूतकाल में जितनी भी, हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह कार्यक्रम के अनुसार, उस कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द इति धन ह धन आस से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ। मतलब जो हुआ है उसको हम, उसका ही अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इस पाठ में हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन हमें करना है। इसके पहले हमने जो किया था वह मध्यकालीन कालखंड का किया था और अब 8वीं में हमें क्या पढ़ना है? इतिहास के आधुनिक भारत में इतिहास के साधन। तो इतिहास के साधन में जैसे कि हम लोग 7वीं कक्षा में पढ़े थे, भौतिक, लिखित और मौखिक साधन। इसी की भांति हम जब आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित हम अब गए तो दृश्य, श्रव्य, दृश्य सब साधन, इनका भी समावेश हुआ है। तो अब यहाँ हम जो पहले हमने क्या पढ़ा, भौतिक साधन, लिखित साधन। तो भौतिक साधन में जैसे हमने किले, गढ़, ताम्रपट, सिक्के, शिलालेख, गुफाएं, भवन, स्मारक, यह सब चीज़ की जानकारी हमने पढ़ते आए। अब यहाँ चूँकि हमें को आधुनिक भारत के विषय में पढ़ना है, आधुनिक जो भारत का साधन है, तो यहाँ भी हम भौतिक साधन में हम वस्तुओं और वास्तुओं, ध्यान से समझो, वस्तुओं और वास्तुओं, दो शब्द है, वस्तुओं और वास्तुओं। वास्तुओं का मतलब होता है मकान, घर, मकान से संबंधित वास्तु, और वस्तु मतलब जो चीज़ हम देखते हैं। तो वास्तुओं और वस्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों के आदि का इस साधन में, जो भौतिक साधन है, उसमें समावेश किया जा सकता है। तो हमें 8वीं में भवन और वास्तु, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड में यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियायतदारों के शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। यह जो आधुनिक भारत का हम ऐतिहासिक कालखंड है, उसे हम यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों के शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड के विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ यानी जहाँ पानी पीने के लिए बनाया जाता है उसको हम प्याऊ कहते हैं। फव्वारों आप जानते ही हैं, आप लोग गार्डन वगैरह में कहीं गए होंगे तो फव्वारा वगैरह देखने को मिलता है। तो फव्वारों जैसी वास्तुओं का निर्माण किया गया। तो इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालय, अधिकारियों को नेताओं और क्रांतिकारियों, फिर अधिकारियों, नेताओं और क्रांतिकारियों के आवास, रियासतदारों के राजवाड़े, किले, कारवासों जैसे इतिहासों का समावेश होता है। और इसमें इन वास्तुओं में अनेक भवन, इमारतें,
आज 80 स्थित में देखने को मिलते हैं। वास्तव में से राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो घोषित किए गए हैं। कुछ ऐसे भी भवन होते हैं जहाँ संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान का सेलुलर जेल वगैरह है। तो ऐसे जो है चीज़ हमको इसमें देखने को मिलेंगे, जो हम 8वीं में पढ़ेंगे। और आगे हम चलते हैं तो जहाँ हम तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र, वास्तु के स्वरूप के आधार तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में भी जानकारी मिलती है। जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि अंडमान के सेलुलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर क्रांतिकारियों के विषय में हमको जानने को मिलता है। मुंबई के मणि भवन और वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर हमें गांधी जी के विषय में जानकारी मिलती है, यानी गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम चलते हैं तो अब हम प्रतिमा और स्मारक की चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात समय में जो असंख्य व्यक्तियों के स्मारक का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा के नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जैसे हम कहीं प्रतिमा देखते हैं तो नीचे उनका नाम, जन्म मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारियाँ दी गई रहती है। जीवन पट के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति के निर्माण किए गए स्मारक से संबंधित घटनाओं आदि की जानकारी हमें होती रहती है। इस तरह से हमें इस घटनाओं से जुड़े व्यक्तियों के आदि की जानकारी हमें प्रतिमाओं से मिलती रहती है। जैसे विभिन्न स्थानों के कुछ शहीद स्मारक भी आते हैं इसमें। तो इस तरह से हमें अभी हमने देखा कि जो भौतिक साधन में भवन और वास्तु के विषय में हमने जैसे चर्चाएं की, और प्रतिमा और स्मारक के विषय में चर्चाएं की, जो हमें जानकारी जो है यहाँ पढ़ने को मिलेगा। जबकि उनके 7वीं में भी हम लोग केवल मैंने चर्चा किया था कि 7वीं में हम लोग जो है मध्यकालीन के विषय में बात किया था, जिसमें वहाँ किले कैसे थे, ताम्रपत्र सिक्के कैसे थे, शिलालेख कैसे थे, गुफाएं इत्यादि, इस सब की भौतिक साधन में हम लोग पढ़ाई की। लेकिन यहाँ हमको चूँकि आधुनिक भारत, जैसे कि हमने चर्चा अभी किया था, आधुनिक भारत के विषय में आधुनिक भारत का मतलब क्या है, किस ऐतिहासिक कालखंड को हम आधुनिक भारत के रूप में लेते हैं। जैसे यूरोप और विशेष रूप से अंग्रेज जो सत्ताधीश थे और भारतीय रियासतदार का जो शासन काल था उसको मानते। तो उस कालखंड में जो काम हुआ है उसको हम जो है यहाँ अध्ययन करेंगे। तुम्हारी पुस्तक में फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है कि वास्तु संग्रहालय का और इतिहास, एक छोटा सा क्या तुम जानते हो में दिया गया है। उसमें आगा खां के पैलेस, जो पुणे में आगा खां का पैलेस है वह मतलब वो शिवाजी के समय का है। उसमें हमको उनके वास्तु संग्रहालय के रूप में वहाँ विभिन्न चित्र, वस्तु, छायाचित्र का मतलब क्या होता है, फोटो जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी गई हैं जाती हैं। और पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय है। वहाँ उस गांधी स्मारक संग्रहालय में हमें महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं और दस्तावेज को देखने को मिलता है। तो यह सब चीज़ें जो प्रतिमा और स्मारक की जैसे हमने बात किया कि आधुनिक इतिहास के साधन में, तो वह हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम आज का यह इतिहास का पाठ यहीं अब समाप्त करते हैं, और आगे हम आप लोगों को लिखित साधन बाद में बताएंगे। अभी भौतिक साधन के विषय में आप लोग पढ़ लीजिए इसको, जैसे हमने जानकारी दी। इसमें अधिक से अधिक जो प्रश्न बनते हैं, स्वयं प्रश्न को बनाइए और उसका उत्तर लिखिए। पहले आप पाठ को 2 बार पढ़िए, फिर जो मुख्य पॉइंट मिलती है उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद उस पर प्रश्न बनाइए और प्रश्न के उत्तर के रूप में उसको लिख दीजिए। इस तरह से हम जो है यह पाठ समाप्त होता है। और
जैसे आप लोगों को उसमें मिल सकता है, खाली जगह में भी कर सकते हैं, जैसे इतिहास के साधनों में। फिर खाली जगह साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित है, एक प्रश्न ऐसे बना सकते हैं। या ऐसे भी बना सकते हैं, पुणे के खाली जगह गांधी स्मारक संग्रहालय में गांधी जी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, किस पैलेस में होती है। जैसे साबर, आप उसमें आप आगा खां पैलेस है, साबरमती आश्रम है, सेलुलर जेल है, लक्ष्मी विलास पैलेस है, जबकि अभी हम लोग पढ़े ही कि आगा खां पैलेस है। तो इस तरह से हम प्रश्न उसमें बना सकते हैं, और प्रश्न बनाने के बाद उसका उत्तर खुद हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम अपना पाठ समाप्त करते हैं।